हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओ अपनी कार ड्राइव कर रही होती है और बाहर तेज बारिश हो रही होती है। वो ड्राइव करते हुए किसी आउटसोर्स कॉल पर बात कर रही थी। तभी अचानक सामने से आती एक कार को टक्कर मार देती है। उस कार से एक आदमी बाहर निकलता है, वही फू। फू को देखते ही शाओ पूरी तरह शॉक में आ जाती है। यहाँ से कहानी 4 साल पीछे चली जाती है, जब शाओ की लाइफ पूरी तरह बदल गई थी। उस वक्त उसकी मॉम, डैड और सिस्टर ने उसे छोड़ दिया था और उस पर भाई लोन और डेब्ट डालकर भाग गए थे। मजबूरी में शाओ को फू के पास जाना पड़ा अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। जब वो फू से बात करती है, फू बस एक सवाल पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? शाओ कहती है कि हाँ, उसे पता है कि वो कौन है और वो किससे जुड़ा है। उस रात दोनों एक साथ टाइम बिताते हैं और उसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है। अब शाओ ग्लासेस पहनकर जाती है ताकि फू उसे पहचान न सके। वो कार को टक्कर मारने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो जल्दी कंपेंसेशन दे देगी। वो अपना फ़ोन निकालकर उसे देता है ताकि वो नंबर सेव कर सके और बोलता है कि मेरा असिस्टेंट तुमसे कांटेक्ट कर लेगा, तब पेमेंट दे देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और शाओ को थोड़ी राहत महसूस होती है। लेकिन तभी शाओ का बॉयफ्रेंड जी उसे कॉल करता है। वो कहता है कि उसे अपने एल्डर कजन से मिलने के लिए आना होगा और वो कजन कोई और नहीं बल्कि फू ही है। शाओ मना करती है, लेकिन जी कहता है कि देखो, उसी की वजह से हमारा घर चल रहा है और हमारी शादी का अप्रूव करने वाला भी वही है, इसलिए मिलना तो पड़ेगा। शाओ सोचती है कि फू हमेशा बिजी रहता है तो शायद उसे 4 साल पुरानी बात याद भी नहीं होगी, इसलिए वो डिनर के लिए जाने का फैसला कर लेती है। डिनर में जी अपनी गर्लफ्रेंड शाओ को इंट्रोड्यूस कराता है। शाओ जैसे ही बैठने लगती है, वो कहता है, शायद मैंने तुम्हें पहले देखा है। वही सवाल, क्या तुम मुझे जानती हो? शाओ जल्दी से जवाब देती है, नहीं, शायद आप किसी और को समझ रहे हैं, मैं तो पहली बार आपको देख रही हूँ। वो मुस्कुराता है और उसी वक्त अपने फ़ोन से उसे कॉल करता है, वही नंबर जो शाओ ने कुछ देर पहले सेव किया था। इससे साफ हो जाता है कि उसे सब याद है। आंटी बीच में बोलती है, तुम कब से इतनी केयरलेस हो गई, जाकर फू से माफ़ी मांगो। शाओ जाती है, लेकिन फू का एक ठंडा सा लुकी उसे डरा देता है। डर के मारे वो गलती से अपने कपड़ों पर वाइन गिरा देती है और उसे साफ करने के लिए ऊपर चली जाती है। आंटी कहती है, पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया, यूजुअली ये ऐसे बिहेव नहीं करती। जैसे ही शाओ ऊपर जाती है, वो वहीं हॉलवे में उसे मिल जाता है। वो पूछता है, इतनी डर क्यों रही हो? शाओ मजबूरी में कहती है, माफ़ करना, बस कार थोड़ी महंगी थी इसलिए मैं थोड़ा हेसिटेट कर गई। वो को सब पता होता है कि वो झूठ बोल रही है। वो कहता है, अभी तक तो मैंने तुम्हारी और जी की शादी अप्रूव नहीं की, तो फिर तुम मुझे मिस्टर फू क्यों बुला रही हो? शाओ माफ़ी मांगती है, लेकिन फू गुस्से में पास आता है और उसे उस नाम से बुलाता है जो उसने 4 साल पहले लिया था। वो कहता है, सही कहा, तुमने मुझे अब तक नहीं भुलाया और मैं कैसे भूल सकता हूँ उस वुमेन को जिसके साथ मैंने एक रात बिताई थी। फिर कॉल टोन में जोड़ता है, अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई क्लासी नहीं बन जाता। हमारी फैमिली में ऐसे लड़कियों की जगह नहीं होती, खासकर तुम्हारी जैसी की। वो कहता है कि ब्रेकअप कर लो, यही बेहतर होगा। शाओ जानती है कि वो ब्रेकअप नहीं कर सकती। वो वापस रूम में जाती है, लेकिन सब जा चुके होते हैं। वो जी से पूछती है कि सब कहाँ गए? जी कहता है, तुम्हारी वजह से सबका मूड खराब हो गया, अब तुम्हें फू को मनाना पड़ेगा। अगले दिन शाओ फू से मिलने क्लब जाती है, लेकिन स्टाफ उसे अंदर नहीं जाने देता। वो समझाने की कोशिश करती है कि उसे फू से मिलना है, पर गार्ड नहीं मानता। वो फू को कॉल करती है, पर फू इग्नोर कर देता है। हारकर वो जैकेट उतार देती है और क्लब में डांस करने लग जाती है। उसका असली मकसद फू का अटेंशन लेना होता है। वो वीआईपी सेक्शन से उसे देख रहा होता है। तभी एक ड्रंक आदमी शाओ के पास आता है और उसे परेशान करने लगता है। शाओ उसे फटकार देती है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी फू के बॉडीगार्ड्स आकर उसे बाहर फेंक देते हैं। असिस्टेंट शाओ को वीआईपी रूम में ले जाता है, जहाँ फू उसका इंतजार कर रहा होता है। शाओ कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर चाहती हूँ कि आप हमारी शादी को अप्रूव कर दो। फू पास आकर कहता है, तुम इस बात को लेकर काफ़ी सीरियस लग रही हो, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होगा? शाओ कहती है, जो भी टर्म्स और कंडीशन होंगी मैं मानने को तैयार हूँ। वो मुस्कुराकर कहता है,
ठीक है, इवेंट वाले दिन मुझे वो चीज़ देना जो मैं चाहता हूँ, शायद तब मैं अप्रूव कर दूँ। साव गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सोचती है कि उसका मतलब क्या था, कहीं वो कुछ और तो नहीं सोच रहा। बाद में जी पूछता है, अंकल ने माफ़ किया? साव कहती है, अभी नहीं। जी कहता है, तुम इतनी स्वीट बातें करने वाली हो, फिर एक माफ़ी भी नहीं मांग पाई। साव जवाब देती है, डोंट वरी, वो जल्दी मान जाएंगे। इवेंट शुरू होता है और वहाँ पर सिया भी होती है। वो साव से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साव कहती है, मैं अपने फियांसे के साथ पार्टी एंजॉय करने आई हूँ। सिया हंसती है और कहती है, तुम सोचती हो वो तुम्हारी शादी अप्रूव करेगा? ड्रीम ऑन। साव उसे जवाब देती है, एक्टिंग सिर्फ तुम्हें नहीं आती, मेरी भी देखो। वो जानबूझकर वाइन ग्लास गिरा देती है और खुद भी नीचे गिर जाती है ताकि सबको लगे सिया ने उसे पुश किया। सबकी नजरें उन पर जाती है। सिया का बॉयफ्रेंड उसे डांटता है, लेकिन सिया सफाई देती है कि उसने कुछ नहीं किया। किसी को यकीन नहीं होता क्योंकि वो के इन्फ्लुएंस में थी। साव अपना छोटा सा ड्रामा जीत लेती है। जब वो बाहर निकलती है, वो वहीं उसका इंतजार कर रहा होता है। वो पूछती है, अब सेटिस्फाइड हो या नहीं? वो कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हारा शो बेहतरीन था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी दूर चली जाओगी। साव जवाब देती है, करना ही पड़ा, उम्मीद है तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे। वो कहता है, मैंने कहा था कि शायद अप्रूव करूं, मतलब तुम्हारे पास अभी भी नेगोटिएट करने का चांस है, लेकिन मैं हाँ नहीं कही। साव गुस्से में कहती है, तुमने जैसा कहा था वैसा ही मैंने किया, अब और क्या चाहिए? वो उसे दीवार से लगाकर कहता है, क्या तुम्हें उस रात की कोई रिग्रेट नहीं? साव बोलती है, रिग्रेट क्यों होगा, दोनों की कंसेंट थी, हम मैच्योर हैं, इमोशन पे डिपेंड नहीं करते। वो और पास आता है, लेकिन तभी नर्स आ जाती है। नर्स देखती है कि साव के हाथ से फिर खून निकल रहा है। वो कामली कहता है, उसकी ड्रेसिंग फिर से कर दो। दूसरी तरफ सिया ये सब देखती है और अंदर से जल उठती है। वो हमेशा से साव से नफरत करती थी और अब वो सिर्फ उसकी बर्बादी देखना चाहती है। वो एक इन्वेस्टिगेटर को कॉल करके कुछ गुप्त काम करने के लिए कहती है। अगली सुबह साव की नींद लगातार बजते कॉल से टूटती है। कॉल जी का होता है। वो कहता है, तुम्हारे बारे में इंटरनेट पर कितनी रूमर्स फैल चुकी है और तुम अब उठ रही हो। साव ऑनलाइन जाकर देखती है, उसका नाम हॉट सर्च लिस्ट में टॉप पर था। एक आर्टिकल में लिखा था कि साव अपनी फैमिली और कंपनी के लोन चुकाने के लिए हर बार नए टारगेट्स ढूंढती है। वो शौक में कहती है, डोंट वरी, मैं सब साफ कर दूंगी। तभी उसके फ्यूचर इन लॉज का कॉल आता है, जो गुस्से में उसे घर पर बुलाते हैं। घर पहुंचते ही आंटी पूछती है, क्या ये सब सच है? साव समझाने की कोशिश करती है कि ये सब र्यूमर्स हैं, लेकिन आंटी कुछ नहीं सुनती और कहती है, अब तुम्हारी और जी की शादी नहीं हो सकती। साव घुटनों पर बैठकर माफी मांगती है, लेकिन आंटी स्टाफ को बुलाकर कहती है, इसे घर से बाहर निकाल दो। साव स्टाफ को रोकते हुए कहती है कि उसे घर से निकालने की जरूरत नहीं, वो खुद ही चली जाएगी। बाहर आकर वो लॉकर पर बैठी रहती है, खुद से बातें करती हुई, जैसे किसी बात को टाल रही हो। तेज बारिश हो रही थी, पर फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हटी। तभी वहाँ वो आ जाता है। वो उसे देखता है, नोटिस करता है, पर फिर बिना कुछ कहे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। साव उसे रोक लेती है और कहती है कि वो उसके साथ एक नई डील करना चाहती है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब धीरे धीरे उसकी आँख खुलती है तो उसे फो की वॉच नजर आती है और तभी समझ जाती है कि वो उसी के कमरे में है। वो फौरन उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे जी का कॉल आता है और वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि जी को फो ने बुरी तरह पीटा था। रूमर्स फैले थे कि साव प्रेग्नेंट है और ये सुनकर जी बौखला गया था। साव को लगता है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए वो सब कुछ क्लियर करने निकलती है, लेकिन तभी फो आ जाता है और उसे जाने नहीं देता। वो सीधा उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है। साव समझाती है कि वो सब झूठ है, मैच रूमर से वो प्रेग्नेंट नहीं है। साव कहती है, तुम चाहे इस डील में मुझसे कुछ भी मांग लो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी और जी की शादी अप्रूव करनी होगी। वो मुस्कुराता है और कहता है, अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे क्या ऑफर कर रही हो। अगर तुम्हारी चीज़ इतनी वैल्यूबल है कि तुम्हारी शादी के बदले में हाँ कह दूँ तो क्यों ना मानूं, पर अगर नहीं है तो मैं इतनी सस्ती डील नहीं करता। वो आगे कहता है, बताओ तुम्हें क्या लगता है इस डील का आउटकम क्या होगा? साव वाइन की तरफ इशारा करती है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। उस रात का जब वो ड्रिंक पीने वाली थी, वो ड्रिंक वो ने लाकर दी थी और उसने वार्निंग दी थी कि ये ड्रिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे पीने के बाद शायद वो अपने सेंसेस में ना रहे। लेकिन शाव ने खुशी खुशी वो ड्रिंक ले ली थी क्योंकि उसे लगा कि थोड़ा अल्कोहल ही उसे कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा। अब वापस प्रेजेंट में साव sarcastically कहती है, लगता है तुमने जानबूझकर ये ड्रिंक यहाँ रखा है क्योंकि मैं यहाँ हूँ ताकि फिर से
वह सीन दोहराया जा सके, है ना। और फिर वो खुद ही ड्रिंक पीती है और फू को किस कर लेती है। फू भी उसे किस करता है। दोनों के बीच वो किस इंटेंस हो जाती है। कुछ देर बाद फू रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि साव ये सब बस दिखावे के लिए कर रही है, दिल से नहीं। वो पीछे हटता है और कहता है, अब तुम में वो बात नहीं रही। साव बोलती है, क्या मतलब। वो कहता है, जाओ जाकर सीख कर आओ कि किसी मैन को यूज कैसे किया जाता है, फिर मेरे पास आना। ये सुनकर साव का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन फिर खुद से कहती है, ठीक है, अगर यही वो चाहता है तो ऐसा ही सही, बस इस डील को पूरा करना है। इसके बाद साव अपनी कलीग से मिलती है। वो उससे पूछती है कि आखिर किसी मैन को अट्रैक्ट या इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है। उसकी कलीग हंसते हुए कहती है, हर मैन अलग होता है, लेकिन सबका एक पॉइंट कॉमन होता है। कुछ सिर्फ फिजिकल होते हैं, कुछ इमोशनल कनेक्ट ढूंढते हैं। तुम्हें समझदारी से अपना मुंह चुनना चाहिए। तभी पास के कमरे से कुछ लड़के बाहर आते हैं और साव को देखकर कमेंट्स करने लगते हैं। वो उन्हें रोकती है, लेकिन वो बदतमीजी करने लगते हैं। गुस्से में साव एक को जोरदार स्लैप मार देती है। वो लड़का उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी सीन बदलता है। वो अपने घर पर बैठा होता है, सोचता है कि साव 3 दिन से गायब है, शायद उसने हार मान ली होगी। तभी साव का कॉल आता है। वो उससे हेल्प मांग रही होती है। फू तुरंत क्लब पहुंचता है और उन लड़कों को सबक सिखाता है। वो माफ़ी मांगते हैं, पर फू इग्नोर करता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इनको सिर्फ इस कंट्री से नहीं पूरे वर्ल्ड से डिस्पायर कर दो। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठता है, जहाँ साव पहले से बैठी होती है। रास्ते में साव पूछती है, वो लोग कहाँ गए, लेकिन फू कोई जवाब नहीं देता। वो उसे अपने घर ले जाता है। साव मनी मन प्रेस करती है कि बस आज डील वाला दिन ना हो। फू उसे टॉवल देता है और कहता है कि वो उसके बाल ड्राई कर दे, लेकिन साव मना करती है। फिर भी वो इंसिस्ट करता है और उसके पास बैठ जाता है। वो पूछता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें फेम चाहिए या पैसा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैं सब दे दूंगा। साव कहती है कि उसे फेम या मनी नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ उसकी अप्रूवल चाहिए ताकि वो जी से शादी कर सके। ये सुनकर फू को गुस्सा आता है। वो कहता है, हर बार बात घुमाकर तुम डील पर ही ले आती हो। साव कामली जवाब देती है, अगर तुम चाहते हो तो मैं डील आज ही खत्म कर दूं, और अगर खत्म कर दूं तो जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। वो समझ जाती है कि अब और डिले करने से हालात बिगड़ जाएंगे, इसलिए वो बोलती है, ठीक है, आज ही वो दिन है, आज डील पूरी होगी। वो कहता है, सोच लो, एक बार शुरू हुआ तो एंड में करूँगा, और तब तुम खुद मुझे रोक नहीं पाओगी। साव उसे कॉन्फिडेंट नजरों से देखती है और कहती है, आई एम रेडी। दोनों के बीच फिर से पैशनेट मोमेंट शुरू होता है। वो एक दूसरे को किस करते हैं और रात उस इंटेंसिटी के साथ खत्म होती है। अगली सुबह जी खुश होकर उसे बताता है कि उसके अंकल फू ने आखिरकार उनकी शादी अप्रूव कर दी है। साव भी खुशी जाहिर करती है और फू को टेक्स्ट भेजकर थैंक यू कहती है। फू रिप्लाई में बस कांग्रेस लिखता है, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है, जैसे कुछ मिसिंग हो। कुछ ही दिनों में उनकी शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन साव अपनी वेडिंग ड्रेस में रेडी हो रही होती है। जी आता है और कहता है, कल अंकल ने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा तो मेरी खैर नहीं। साव उसका कहती है, उन्हें भूलो, अब फोकस शादी पर रखो। थोड़ी देर में स्टाफ एक डिजाइनर वेडिंग ड्रेस और कई तरह की ज्वेलरी लेकर आता है। जी हैरान हो जाता है और पूछता है, ये सब किसने भेजा। स्टाफ बताता है, मिस्टर फू का ऑर्डर है। दरअसल फू चाहता था कि साव की शादी वैसे ही हो जैसी उसने कभी उसके साथ इमेजिन की थी। साव मनी मन सोचती है, शादी वैसे हो रही है जैसे वो चाहती थी, फर्क बस इतना है कि ग्रूम कोई और है। शादी के तुरंत सिया दूर से दोनों को देखती है और खुद से कहती है, कोई बात नहीं, एक दिन मैं तुम्हारी जगह लूंगी और तब देखना, इस घर की असली मालकिन मैं बनूंगी। शादी के बाद साव ड्रेसिंग रूम में होती है, जहाँ जी उसे एक ब्लैक कार्ड देता है अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। वो कहता है, अब अगले 9 मंथ्स तक तुम कहीं नहीं दिखोगी। मिशन पूरा होने के बाद बेबी के साथ वापस आना। तभी हमें पता चलता है कि साव की ये शादी असल में एक डील थी, पैसे के बदले की शादी। उसे जी की मदद करनी थी ताकि जी की असली गर्लफ्रेंड जो प्रेग्नेंट थी को सोसाइटी से बचाया जा सके। बाहर सबको यही बताया जाना था कि साव प्रेग्नेंट है और एब्रोड में रह रही है। बेबी के जन्म के बाद जी उसे घर वापस लाएगा और पब्लिकली अनाउंस करेगा कि साव ही उस बच्चे की मदर है। जी कहता है, लगता है तुम्हें बस पैसों की परवाह है। साव मुस्कुराकर कहती है, क्यों, क्या तुम चाहते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट इमोशनल हो जाए। वो हंसता है, कुछ लड़कियां तो मेरे हैंडसम फेस को देखकर ही मेल्ट हो जाती हैं। फिर वो उसे घर की चाबियां देकर कहता है, अब ये तुम्हारा नया घर है, आराम से रहो। साव नए घर में पहुंचती है। उसे इंटीरियर बहुत पसंद आता है, लेकिन चलते चलते अचानक उसकी टक्कर फू से हो जाती है। वो शौक में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये घर तो जी का है। वो जवाब देता है, गलत फहमी है तुम्हें, ये घर कभी जी का था ही नहीं।
मैंने बस उसे यूज करने दिया था, ओनर हमेशा मैं था। साव कहती है माफ करना, मुझे अब जाना चाहिए। वो रोकता है और कहता है रुको, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो रहो। वो उसे प्रेगनेंसी को लेकर चिढ़ाता है, जिस पर साव कहती है देखो हम दोनों के बीच सिर्फ एक डील है, बेबी के जन्म के बाद सब खत्म हो जाएगा और मैं किसी को भी आफ्टर सर्विस नहीं देती। वो हंसता है और कहता है तो फिर आफ्टर सर्विस में दे दूं। साव चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो जी को कॉल करके गुस्से में कहती है तुमने मुझे किस घर में भेजा है, यहाँ तो तुम्हारे अंकल रहते हैं। जी थोड़ा सॉफ्ट होकर कहता है मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ होंगे, पर कोई बात नहीं, वो फैमिली है। साव कहती है तुम पागल हो क्या, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर फेक प्रेगनेंसी का सच सामने आ गया तो क्या होगा। जी उसे काम करते हुए कहता है कि वो उसके लिए नई जगह अरेंज कर देगा। अगली सुबह साव वो को बताती है कि वो जल्दी न्यू प्लेस पर शिफ्ट होने वाली है। वो कहता है तुम्हें नहीं लगता जी तुमसे ज़्यादा काम करवा रहा है, तुम अभी आई हो और वो तुम्हें भेज रहा है। एक प्रेग्नेंट वुमेन को बार बार मूव करवाना सही नहीं। साव कहती है कोई बात नहीं, ये सब मेरे लिए ही हो रहा है तो मुझे कोई इशू नहीं। इतने में स्टाफ आकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है आने वाली बेबी के लिए। साव हंसने लगती है पर वो बोल देता है मैं उस बेबी का बायोलॉजिकल डैड नहीं हूँ। स्टाफ शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगती है। वहीं दूसरी ओर सिया ये न्यूज देखती है और गुस्से से भर जाती है। उसे लगता है कि अगर साव उसके रास्ते में रही तो उसकी शादी कभी नहीं होगी। वो खुद से कहती है अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे हटाना ही पड़ेगा। वो फ्लाइट टिकट्स बुक कर लेती है। अगले दिन सुबह साव और फू मॉर्निंग वॉक पर होते हैं, तभी अचानक पास में से गनशॉट सुनाई देती है। वो तुरंत साव को बचाता है और अटैकर्स को पकड़ लेता है। वो उन्हें इतनी बुरी तरह पीटता है कि आखिरकार वो कन्फेस कर देते हैं कि उन्हें ये सब करने के लिए किसने भेजा। दूसरी तरफ सिया बेचैन होती है कि इतना समय क्यों लग रहा है, अब तक काम खत्म हो जाना चाहिए था। तभी फू का असिस्टेंट उसके घर पहुंचता है वार्निंग देने, लेकिन वार्निंग की जगह सीधा गोली चल जाती है और जानबूझकर एक बुलेट सिया के पैर में जा लगती है। असिस्टेंट कहता है कि देखिए मिस्टर फू, और उनके साथ ऐसे बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मिस साव पर अटैक करने की कोशिश की और अगर ये नेक्स्ट टाइम हुआ तो अगली बार गोली आपके पैर पर नहीं सीधे सर पर लगेगी। ये वार्निंग मैं मिस्टर फू की तरफ से दे रहा हूँ। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। सिया समझ जाती है कि जब तक फू साव के साथ है वो उसे हाथ भी नहीं लगा सकती। इसी बीच सिया नाटक करते हुए जी को कॉल करती है ताकि अपनी प्रेगनेंसी को लेकर क्लैरिटी हासिल कर सके। नेक्स्ट सीन में साव जैसे ही घर आती है वो के स्टमक पर ब्लड देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि साव की मदद करने की वजह से ये सब हुआ। लेकिन जब उसने चेक किया तो कोई चोट नहीं थी, मतलब खून किसी और का था। साव थोड़ी रिलीफ महसूस करती है और जाने लगती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता। वो उसके काफ़ी क्लोज हो जाता है और चाहता है कि साव वो के साथ एक और डील करे। साव कहती है कि फिलहाल मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम ये बातें क्यों बोल रही हो। ऐसा कहते हुए वो उसके और क्लोज आ जाता है। साव खुद भी आइस क्लोज कर देती है और उसे किस करने के लिए तैयार होती है। वो मुस्कुराते हुए उसे किस करता है और चला जाता है। साव कंफ्यूज हो जाती है कि क्या अब कोई डील नहीं होगी। फिर सुबह होती है और ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। स्टाफ साव को बताती है कि अब से वो उसकी देखभाल करेगी। जब साव वो के बारे में पूछती है, स्टाफ बताती है कि वो अर्ली मॉर्निंग अपने जॉब पर चले गए। तभी जी का कॉल आता है। गुस्से में वो पूछता है कि आखिर सिया से क्या कहा। साव बताती है कि मैंने कुछ नहीं कहा। जी बताता है कि सिया का मिसकैच हो गया और सब चीज़ों का ब्लेम साव पर डाल दिया गया। वो कहता है कि अब खुद अपनी जगह ढूंढो। साव गुस्से में कॉल कर देती है, कहती है पूरी दुनिया में इसका अकेला घर नहीं है जहाँ मैं रह सकती हूँ। इसके पास साव खुद ही उस घर से निकल जाती है। एक लग्जरी होटल में अपना रूम बुक करती है। वो को टेक्स्ट करती है कि अब से वो होटल में रहेगी। जी को भी बता देती है कि वो घर छोड़ चुकी है। साव अब किसी चीज़ की फिक्र नहीं करती क्योंकि उसने इनफ मनी ऑन कर ली है और अब पैसों से ऐश कर सकती है। साव आराम से मैगजीन पढ़ते और वाइन एंजॉय करने वाली थी, तभी फू आता है और उसे वाइन करने से रोकता है। साव पर फू को डाउट होता है, लेकिन उसकी मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए वो चला जाता है। साव सोचती है कि अब फू से कैसे टकराएगी। अगर 1 महीने बाद फू वापस मिला तो फू का डाउट होगा क्योंकि साव का पेट बाहर आ रहा है। वो साव को कमरे में ड्रेस दिखाने के लिए बुलाता है, कहता है कि उसे गिफ्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ शाम को एक इवेंट में साथ चलने के लिए पूछ रहा है। वो रेडी रहती है। फिर इवेंट में जाते हैं जहाँ डेजी और जाओ दिखाई देते हैं। डेजी साव को देखकर पूछती है कि क्या वो फू की वाइफ है। साव फू को इशारे से बताती है और वो जाओ के पास बात करने चल जाता है। डेजी साव को ब्लेम करने लगती है और कहती है कि साव को फू के साथ शादी करने के लिए पेट तक जाना पड़ा होगा, वरना उसके साथ शादी कैसे हो सकती थी।
डेजी के डैड आते हैं और उसे मारने लगते हैं। अंकल और आंटी का ड्रामा शुरू होता है। वो साव को देखकर भरोसा नहीं कर पाते कि ये वही साव है, ये कोई और नहीं बल्कि उसके मॉम और डैड हैं। डेजी समझ जाती है कि मॉम डैड नाटक कर रही हैं क्योंकि साव मिस्टर फू की वाइफ है। अगर वो साव के साथ अच्छे बिहेव करेंगे तो उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे। अंकल आंटी साव से माफ़ी मांगते हैं और समझाते हैं कि सिचुएशन खराब होने के बाद इंतजार किया ताकि साव को अच्छी कंडीशन में रख सकें। साव को समझ नहीं आता क्योंकि उसने बाकी दिनों में बहुत स्ट्रगल किया था। आंटी का ड्रामा चलता है। वहीं अंकल भोले बनकर साव से हेल्प मांगते हैं। साव उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। अंकल रिजर्व प्राइस फू फैमिली को अपने को दे देता है, जिससे साव एग्री नहीं होती। अंकल कहते हैं कि बचपन से उसे पाला पोसा, अब सोचकर मदद करो। साव जानबूझकर इमोशनल ब्लैकमेल होती है। साव फू को बताती है कि वो जमीन सस्ते में खरीद सकती है। साव अपने डैड के पास जाकर बताती है कि वो रेडी है। साव समझती है कि डैड बस उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो उनसे एक कदम आगे चलती है। नेक्स्ट डे डेजी साव को देखकर उसे बुली करती है। साव कहती है कि तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक है। डेजी गुस्से में मारने वाली थी लेकिन साव उसे रोक देती है। डेजी अपने डैड से कंप्लेन करती है लेकिन डैड कुछ नहीं कहते। बीटिंग प्राइस शुरू होती है। वो कम प्राइस में जमीन ले लेता है। अंकल को पैसे मिलते हैं। न्यूज में पता चलता है कि जमीन का प्राइस तुरंत बढ़ गया। अंकल गुस्से में साव के पास आता है लेकिन साव थप्पड़ मार देती है। कहती है कि अब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अंकल फू को मैनिपुलेट करते हैं कि साव अच्छी वुमेन नहीं है। वो उन्हें वार्निंग देता है कि बाहर जाकर मत बोलना, नेक्स्ट टाइम कोई वार्निंग नहीं होगी, सीधे एक्शन लूंगा। साव को सोकर सभी मेल पॉलर्स के साथ डांस करती है। बेस्ट डांसर को रिवॉर्ड मिलता है। वो आता है और साव ने ज़्यादा ड्रिंक की हुई होती है। वो उसे प्यार से रोकता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और ड्रिंक करना अनहेल्दी है। साव फू को सच बताती है कि कोई बेबी नहीं है, शादी केवल पैसे के लिए की थी ताकि वो अपना रोल निभा सके। वो समझता है और उसे घर लेकर जाता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और रात इंटीमेट गुजरती है। नेक्स्ट मॉर्निंग साव अपने आप को बेड में पाती है और शर्माती है। साव कहती है कि उसने ब्लेम नहीं किया, जो भी हुआ उसे भूल जाना चाहिए। वो चाहता है कि साव एक और डील करे। साव रेडी हो जाती है। सिया और जी के बीच ड्रामा चलता है। सिया अभी भी प्रेग्नेंट थी। जी नोटिस करता है कि साव ने क्रेडिट कार्ड से पैसे यूज किए थे लेकिन कोई कट मैसेज नहीं आया। वो घबरा जाता है। सिया गुस्से में है कि साव की अचानक फिक्र क्यों होने लगी। साव वेट कर रही होती है और जी आता है। साव डरकर दरवाजा बंद कर देती है। जी कहता है कि कहीं किसी से मिल तो नहीं रही। साव कहती है पागल हो क्या। जी सारी बात बताता है। साव कहती है कि कॉल कर लेते, इस सब की जरूरत नहीं थी। दरवाजे पर स्टाफ आती है और कपड़े लेकर आती है। जी देखकर हैरान होता है। साव उसे कार्ड वापस देती है क्योंकि अभी उसे इस्तेमाल नहीं करना था। जी सोचता है कि साव गुस्से में है, कार्ड वापस देना सही रहेगा। साव घबराती है और घर जाने के लिए कहती है। सिया आती है और साव कहती है कि अगर लड़ना है तो जी की मॉम से लड़ो। साव कहती है कि शादियाँ फिक्स करना उनका काम है, उसका नहीं। जी सिया पर गुस्सा करता है और धक्का मारता है। सिया गिर जाती है और हैवी ब्लीडिंग देखकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। जी का कॉल आता है कि सिया बर्थ देने वाली है और साव को पिक करना होगा। साव डिसीजन एग्री करती है। जी सिया को 50 मिलियन का कार्ड देता है। कहता है कि इतने पैसे लाइफ को स्पेंड करने के लिए इनफ होंगे। सिया कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तब वो उसे बता रहा होता है कि मैं यहाँ अपने बेबी को लेकर जा रहा हूँ और तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हो। सिया बिल्कुल पागल हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे मेरे बेबी से अलग नहीं कर सकते। असल में उसका पागल होना इसलिए था क्योंकि वो मिसेज फू की जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगी, इसलिए वो इरिटेट और गुस्से में हो जाती है। इसके बाद साव और जी अपनी कंट्री लौट जाते हैं जहाँ ढेर सारे इंटरव्यूज उनका इंटरव्यू लेने आते हैं और उनकी वेलकम पार्टी भी होती है। तब साव उन्हें अपनी बेबी के बारे में बताती है जो फिलहाल स्टाफ के साथ था। स्टाफ का ध्यान हटते ही सिया बेबी लेकर भाग जाती है और सबके सामने कहती है कि यह मेरा बेबी है। लेकिन कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और सभी उसे पागल समझ रहे थे। साव को सिया की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। इतने में सिया धमकी देती है कि अगर साव नहीं आई तो वो बेबी को मार देगी। साव पास आती है तो सिया गले पर चाकू लगा देती है और मारने वाली होती है, लेकिन बीच में फू आ जाता है और उसे रोकता है। वो साव को वहाँ से बचाकर ले जाता है। बाद में साव फू की मरहम पट्टी कर रही होती है और उसे बताती है कि आखिर ऐसी क्या अनपढ़ी थी कि फू को बीच में आना पड़ा, इस वजह से उसे कितनी चोट लगी। साव बस एक ही सवाल पूछती है कि क्या अभी भी तुम मुझे इतना ही हेट करते हो। फू को जॉब नहीं देता और चला जाता है। इतने में जी उन्हें थैंक यू बोलता है।
घर पर शाओ बेबी के साथ खेल रही होती है और जी आता है। शाओ चाहती है कि बेबी और जी अलग रहे क्योंकि जी अभी इमेच्योर बिहेव कर रहा था और शाओ को भरोसा नहीं था कि वो बेबी को संभाल पाएगा या गिरा देगा। इसलिए शाओ सारे प्रिकॉशन लेती है। जैसे जी चला जाता है, शाओ अपने कमरे में रहती है। शाओ और वो के बीच सीरियस कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। तभी जी दरवाजा नॉक करता है क्योंकि उसे शक था कि शाओ उस पर चीट कर रही है। शाओ और वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो शाओ से पूछता है कि क्या वो सच में उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहती। शाओ मना कर देती है क्योंकि उसके लिए ये सब सिर्फ टाइम पास था, वो के लिए सीरियस था। इस मिसकम्युनिकेशन की वजह से उनके बीच गैप आ जाता है। नेक्स्ट डे वो इतना ड्रंक आता है कि शाओ उसे संभालती है। वो स्पेशल नूडल्स खाना चाहता है, शाओ उसे देती है। हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जब वो पहचानता है कि ये वही शाओ है। शाओ को नहीं पता था कि ये उसका बचपन का फ्रेंड है। वो उसे इमोशनल और फिजिकली हर्ट नहीं करना चाहता। शाओ सो रही होती है और वो उसे कंसोल कर रहा होता है। एक नोट मिलता है जिसमें ब्लड से लिखा होता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। शाओ घबरा जाती है। हम विलन को देखते हैं जो वो फैमिली से बहुत हेट करता है और बदला लेना चाहता है। शाओ के अगेंस्ट र्यूमर्स फिर शुरू हो जाते हैं। इन लोग डिसाइड करता है कि इस बार शादी नहीं होगी। वो जानता था कि शाओ क्या कह रही है और उसे सब कुछ पता था। वो जी पर चिल्लाता है जब वो शाओ को उठाकर ले जाता है। जी समझ जाता है कि शाओ रियलिटी में किसके साथ है। शाओ बेहोश हो जाती है। वो उसे कहता है कि अपनी मम्मा को कॉल करके कह दो कि तुम शाओ को डिवोर्स नहीं दे सकते, बदले में कंपनी के कुछ शेयर्स भी दे देगा। जी अपनी मम्मा को कॉल करता है और आंटी को मानना पड़ता है। वो कंपनी के शेयर्स उसके नाम कर देता है। डॉक्टर शाओ को चेक करने आते हैं। शाओ धीरे धीरे होश में आती है और वो उसे सॉरी बोलता है। शाओ पुराने लेटर्स के बारे में बताती है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि 5 साल पहले उसकी फैमिली उसे जबरदस्ती शादी करवाना चाहती थी। जेन के मुंह पर जो मार्क था वो शाओ की वजह से आया था। वो फैमिली और शाओ को हेट करता है और बदला लेना चाहता है। शाओ को बाहर जाना होता है। जी उसे साथ चलने की कोशिश करता है लेकिन शाओ नहीं मानती। शाओ की लाइफ मुसीबत में आ जाती है क्योंकि जैन उसे किडनैप कर लेता है। शाओ समझाती है कि इससे फायदा नहीं होगा, पैसे मांग सकते हैं। जैन कहता है कि पैसे मेरे दर्द नहीं मिटा सकते, वो फैमिली की बर्बादी है, मैं सब खत्म कर दूंगा। वो शाओ को बचाता है और शाओ बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई है। शाओ उठती है और वो उसके लिए खाना बनाता है। वो शाओ से पूछता है कि शादी करनी है या नहीं। शाओ किस करते हुए एग्री कर देती है। अब मेन टास्क जी से था कि सभी के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाए। जी कहता है कि अगर रिग्रेट हो तो मेरे पास आ सकती हो। शाओ कहती है कि रिग्रेट होती तो तुम्हारे पास आती, तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट हो। थोड़ी नोकझोंक होती है। वो अपने ग्रैंडपा और नैन्सी से मिलता है। शाओ क्लब में ड्रिंक कर रही होती है। नैन्सी शाओ को पहचानती है और दोस्त बन जाती है। नैन्सी फू को कॉल करके बताती है कि शाओ हाईली ड्रंक है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और चिल्लाता है क्योंकि शाओ इतनी सेंसिटिव कंडीशन में ड्रिंक कर रही थी। शाओ कहती है कि शादी करके रोज झगड़ा नहीं चाहती। वो कहता है कि मैं हमेशा रेडी हूँ। शाओ उसे किस करती है और एग्री कर देती है। वो और शाओ अपनी वाज लेते हैं और हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। इसी के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।